गांव के बाजार की चहल पहल थी। ठेले वाले अपनी आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रहे थे। उसी भीड़ में एक कोने पर बैठी थी सरस्वती देवी। उनके सामने एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें ताज़ी बैंगन और टमाटर रखे थे। सूरज की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो अपने पल्लू से पसीना पोंछकर मुस्कुराते हुए हर ग्राहक से कहती, बहू जी, ये बैंगन ताज़े हैं, घर ले जाइए। सरस्वती देवी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अर्जुन सिंह, जो दिल्ली में आईपीएस ऑफिसर था, और छोटी बेटी प्रिया सिंह, जो अभी हाल ही में आईएएस अधिकारी बनी थी। गांव में सब कहते, देखो, सब्जी बेचने वाली के बच्चे देश के बड़े अफसर बने हैं। सरस्वती देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मजदूरी की तरह बाजार में सब्जी बेचने बैठ जाती थीं। उस दिन दोपहर को बाजार में अचानक हलचल हुई। एक काली एसयूवी गाड़ी धूल उड़ाती हुई आई और वहीं रुक गई। उसमें से निकले एमएलए विक्रम सिंह और साथ में थाना प्रभारी राकेश यादव। दोनों ने आते ही रौब झाड़ना शुरू कर दिया। विक्रम सिंह ने सरस्वती देवी की टोकरी देखी और हंसते हुए बोला, अरे, ये तो वही औरत है जिसके बेटे बेटी अफसर बने हैं और खुद अभी भी सब्जी बेच रही है। हा, क्या इज्जत है तेरी। थाना प्रभारी भी एमएलए की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ साहब, बड़े लोग बनने का नाटक करते हैं, लेकिन माँ तो अब भी गली की ठेली वाली। सरस्वती देवी ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये मेरा मेहनत का काम है, इसमें शर्म की क्या बात। लेकिन एमएलए विक्रम का चेहरा तमतना गया। उसने टोकरी उठाई और सड़क पर जोर से पटक दी। बैंगन और टमाटर गाड़ियों के नीचे कुचल गए। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। सबको पता था कि एमएलए और थाना प्रभारी से टकराना आसान नहीं है। विक्रम सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, याद रख, तेरे बच्चों की औकात मेरे सामने कुछ नहीं। जो एमएलए चाहेगा वही होगा। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। सरस्वती देवी वहीं जमीन पर बैठकर बिखरे टमाटर समेटती रहीं। भीड़ में खड़ा एक युवक राहुल ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। राहुल सरस्वती अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो सेव किया और मन ही मन कसम खाई, अब ये अपमान मैं चुपचाप नहीं देख सकता। राहुल ने रात को वो वीडियो आईपीएस अर्जुन सिंह को भेजा, जो उस समय लखनऊ में अपनी पोस्टिंग पर था। वीडियो देखकर अर्जुन की आंखें लाल हो गई। उसकी माँ, जिसने दिन रात मेहनत करके उन्हें बड़ा किया, आज सड़क पर बेइज्जत की गई थी। उसने तुरंत वीडियो अपनी बहन आईएएस प्रिया सिंह को भी भेजा। प्रिया उस समय अपने जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीटिंग ले रही थी। वीडियो देखते ही उसकी सांसें तेज हो गई। प्रिया बोली, भैया, माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। ये मेरा इलाका है। एमएलए और थाना प्रभारी को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन कानून के दायरे में। प्रिया ने मीटिंग रूम से निकलते ही सीधा अपने केबिन में जाकर फोन उठाया। आवाज ठंडी और रखी थी, वही जुनून जो बचपन से उसके अंदर था। उसने सबसे भरोसेमंद अधिकारी एसपी रविंद्र यादव को कॉल किया और कहा, सर, मुझे कुछ बताना है। ये मामला व्यक्तिगत नहीं, कानून का मामला है। क्या आप आजाद होकर मेरे साथ काम कर सकते हैं? एसपी ने गंभीर स्वर में पूछा, मैडम, क्या मामला है? कौन सा इलाका? प्रिया ने बिना बात घुमाए कहा, मेरी माँ के साथ बाजार में अपमान हुआ है। हमारे पास वीडियो है। मैं चाहती हूँ आप इस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज, थाने के रजिस्टर और उस दिन तैनात पुलिस कर्मियों की जानकारी निकालें। और हाँ, किसी को इस मामले की भनक न लगनी चाहिए। एसपी ने शीघ्रता से कहा, मैडम, मैं तुरंत टीम बनाकर काम शुरू करता हूँ। प्रिया ने फोन रख दिया और रोहित को बुलाने का निर्देश दिया। वही रोहित जिसने पहला वीडियो भेजा था। रोहित को फोन आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाजिरी लगाई। प्रिया ने उसे समझाया, तुम्हारी आंखें बाजार की हर हरकत पर रहती हैं। तुमसे मुझे हर छोटी से छोटी बात चाहिए। किसने उस दिन बाजार में क्या किया, कौन नया आया, किस दुकान के बाहर कौन खड़ा था, सब। राहुल ने उत्साह से कहा, मैडम, मैं सब कर दूंगा। उस रात प्रिया ने कार्यालय में देर तक बंद कमरे में बैठकर फुटेज और फोन रिकॉर्डिंग इकट्ठा करवाने की तैयारी की। उन्होंने टेक्निकल टीम से कहा कि वो पास के दुकानों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 4 से 8 घंटे की अवधि से आगे तक चेक करें, खासकर उस दिन के पहले और बाद के कुछ घंटों को। साथ ही पीठ पीछे से किसने माँ की टोकरी के पास क्या रखा, किसने हाथ लगाया, ये सब देखने को कहा।
अगले दिन सुबह प्रिया शहर के एक पुराने दुकानदार के कैमरे की फुटेज देखने बैठी। वहां एक संदेहास्पद चेहरा बार बार दिखाई दिया। वो आदमी घुटनों तक ऊंचा कोट पहन कर आया, किसी चीज को टोकरी में रखते दिखाई दिया और फिर वापस चला गया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चलने का तरीका, कंधे पर झोला और हाथों का हाव भाव कुछ परिचित लग रहा था, किसी पुलिसकर्मी जैसा। प्रिया ने अपने आईटी सहायक से कहा, इस क्लिप के ऑडियो और फ्रेम को एनहांस करो और उसी टाइमलाइन के दूसरे कैमरों से मैच करो। तकनीक ने मेहनत की तो एक और फुटेज मिला। दुकान के बाहर लगे दूसरे कैमरे में वही शख्स धुंधला सा दिखा था, लेकिन उसके पास वही सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अरुण चौधरी की बाइक खड़ी दिखती थी। वो वही आदमी था जिसे कई लोग अरुण के साथ खाते पीते देख चुके थे। प्रिया के चेहरे पर तीर चली हुई ठंडक आ गई। मामला और साफ हो रहा था। उसने तुरंत एसपी को बुलाया और बोले, सर, ये योजना शातिराना है। किसी ने जानबूझकर हमारी मां को फंसाया है और इसके पीछे वही लोग हैं जिनके नाम चर्चित हैं। एसपी ने गंभीरता से कहा, मैडम, अब हमें तथ्य इकट्ठे करके कानून के दायरे में ही काम करना होगा। आपका परिवार सांसद या नेता नहीं है कि मीडिया से बचकर निकल जाए। हमें सबूतों के साथ कार्रवाई करनी होगी। प्रिया ने निश्चय कर लिया कि वे फंसाने वाले के खिलाफ चाल चलेंगे, पर चाल समझदारी और व्यवस्था के भीतर। उन्होंने एक गुप्त टीम तैयार की, आईटी, फॉरेंसिक और उन दुकानदारों में से कुछ भरोसेमंद गवाह जिनका नाम राहुल ने दिया था। राहुल और आसपास के दुकानदार धीरे धीरे बताने शुरू करने लगे कि अरुण और उसके साथी अक्सर बाजार में आते थे, कुछ अजीब सामान उनके साथ आते थे और वे कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करते थे। एक दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने देखा था कि अरुण ने किसी सूटकेस जैसे पैकेट को किसी झोले में छुपाकर रखा था। प्रिया ने कहा, ठीक है, हम इस पर एक जांच की आड़ में एक धांप लगाएंगे। उन्होंने बाजार के आसपास और मां के घर के आसपास सादी वर्दी में निगरानी बढ़ाने की बजाय गोपनीय तरीके से उन दुकानदारों से एफिडेविट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाद में साबित किया जा सके कि ये सब योजना बदरंग करने का प्रयास था। वहीं प्रिया ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। मामला अभी पुलिस और प्रशासन के अंदर सुलझाना जरूरी था। उन्होंने जिले के सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम को अलर्ट कर दिया और कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नोटिफाई करें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक और टुकड़ा मिल गया। एक दुकानदार ने कहा कि उसी दिन 2 अज्ञात लोग थाने के बाहर खड़े हुए थे और उन लोगों की बातचीत में अरुण का नाम बार बार आ रहा था। और सबसे अहम, एक प्राइवेट कैमरे ने दिखाया कि उसी रात किसी ने माधमा देवी की टोकरी के पास कुछ रखा था और फिर तेज कदमों से चला गया। पैरों की चाल वही थी जो अरुण की बाइक वालों की चाल के साथ मेल खाती थी। प्रिया ने अब पूरा रिकॉर्ड एसपी के साथ क्लोज मीटिंग में रखा। एसपी ने कहा, मैडम, सबूत बढ़ रहे हैं। हमें अब ऐसा तरीका अपनाना होगा कि लोगों को पकड़ना मुश्किल ना हो। मैं एक जाल बिछाऊंगा। हम ये अफवाह फैलाएंगे कि पुलिस के पास स्पष्ट फुटेज आ गई है और हम सूझबूझ से आरोपियों को पकड़ने वाले हैं। इससे वे घबराएंगे और गलती कर देंगे। प्रिया ने ठंडी मुस्कान दी और बोली, ठीक है, पर ध्यान रहे, हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। कोई जाल ऐसी चाल चले कि वे खुद अपने किए की सजा तय कर दें। रात इसी जाल के साथ आई। प्रिया ने रोहित को कहा कि बाजार में आंखें खुली रखे और किसी अज्ञात शख्स की हर हरकत नोट करें। राहुल ने भी दिन रात घूमकर सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी। और तब एक सुबह खबर फैली कि पुलिस के पास अब संदिग्ध व्यक्तियों के क्लियर फ्रेम आ गए हैं और जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। ये बात गंगा प्रसाद यादव के शिविर तक पहुंची और उसके लोग घबरा गए। उसी घबराहट में एक कदम ऐसा उठाया गया जो उनकी गिरफ्तारी की चाबी बन गया। लेकिन ये कहानी अब अगले हिस्से की बात है। अफवाह फैल चुकी थी। पुलिस के पास सबूत आ गए हैं। चेहरा साफ हो चुका है, जल्द ही नाम उजागर होगा। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। गंगा प्रसाद यादव के घर में बेचैनी थी। रात का वक्त था। वो बड़े हॉल में बैठा पंखा झुलवा रहा था। सामने अरुण चौधरी और संदीप राणा दोनों खड़े थे। गंगा प्रसाद ने गुस्से से कहा, अगर वो आदमी पकड़ा गया जिसने टोकरी में सामान रखा था तो हम सब डूब जाएंगे। कुछ करो, उसे गायब कर दो। अरुण चौधरी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, साहब, मैं और संदीप संभाल लेंगे। आज रात ही उसे लेकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। गंगा प्रसाद ने उंगली दिखाकर चेतावनी दी। याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी भी राजनीति खत्म और तुम्हारी भी नौकरी।
अरुण और संदीप ने उसी आदमी को, जिसने टोकरी में झूठा सामान रखा था, बहाने से बुलाया और बोले, चल तुझे बाहर ले जाना है, तेरी जान खतरे में है, पुलिस तेरे पीछे है। वो बेचारा उनके साथ हो लिया। वे लोग उसे गाड़ी में बिठाकर शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस गाड़ी में वे निकले थे उस पर पहले से ही लोकेशन ट्रैकिंग लगी थी। प्रिया ने एसपी के साथ पूरी प्लानिंग की थी। जैसे ही गाड़ी हाईवे से जंगल की तरफ मुड़ी, एसपी ने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया, टीम ए पॉइंट नंबर 3 पर ब्लॉक करो, टीम बी पिछले रास्ते से घेरो, किसी को भागने मत देना। रात की सन्नाटे में अचानक कई गाड़ियों की हेडलाइट्स जली, चारों तरफ पुलिस की सायरन बज उठी। अरुण चौधरी और संदीप राणा चौंक गए। अरुण ने गाड़ी रोकने की बजाय तेज कर दी, लेकिन अगले ही मोड़